कहानी की शुरुआत एक बुरी औरत से होती है जो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे वो किसी ऐसी चीज के साथ रह रही हो जिसके बारे में सिर्फ वही सच जानती थी। उसकी नजर बार बार कमरे में रखे एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर जा रही थी, जैसे उस बॉक्स के अंदर कोई खौफनाक राज छुपा हो। वो उस बॉक्स को नजरअंदाज करते हुए आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बालों में फेरती है उसके सारे बाल झड़कर उसके हाथ में आ जाते हैं। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब उसी लकड़ी के बॉक्स की वजह से हो रहा है। गुस्से और डर में वो तुरंत एक हथौड़ा उठाती है और उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही हथौड़ा उस बॉक्स के पास पहुंचता है उसके अंदर से अजीब और डरा देने वाली आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अगले ही पल उस औरत के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी बुरी ताकत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उछाल उछाल कर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगती है। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। उसी वक्त उसका बेटा घर के बाहर खड़ा उसे आवाज दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनाई देती है वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर दौड़ता है और अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खैर, अब कहानी हमें क्लाइड से मिलवाती है। पता चलता है कि क्लाइड और उसकी वाइफ स्टेफनी अब साथ नहीं रहते और दोनों का डिवोर्स होने वाला था। उनकी दो बेटियां थीं, हैना और एमिली, जिसे सब प्यार से एम बुलाते थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीकेंड्स पर दोनों बेटियां अपने डैड क्लाइड के साथ रहती थीं। तभी वहां ब्रेट भी आ जाता है, जिसे स्टेफनी कुछ समय से डेट कर रही थी। इस वीकेंड भी हैना और एमिली क्लाइड के साथ जाने वाली थीं। जाने से पहले स्टेफनी क्लाइड के पास आती है और उसे सख्ती से कहती है कि बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखना, खासकर एमिली का, क्योंकि उसे एलर्जी की प्रॉब्लम थी। वो क्लाइड को याद दिलाती है कि पिछली बार एमिली के पूरे शरीर पर एलर्जी के दाने निकल आए थे, इसीलिए इस बार उसे सिर्फ हेल्थी खाना खिलाना और पिज्जा बिल्कुल भी मत देना। इसके बाद क्लाइड अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने नए अपार्टमेंट पहुंच जाता है। अगली सुबह वो दोनों बच्चियों को घुमाने के लिए बाहर लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में उनकी नजर एक घर के बाहर लगे गराज सेल पर पड़ती है जहां पुराना सामान बेचा जा रहा था। हैरानी की बात ये थी कि ये वही घर था जहां शुरुआत में दिखाई गई बूढ़ी औरत रहती थी। उस पुराने सामान के बीच एमिली की नजर उसी रहस्यमयी लकड़ी के बॉक्स पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, लेकिन एमिली उस बॉक्स की तरफ अजीब तरह से खींचने लगती है। वो जिद करने लगती है कि उसे ये बॉक्स अपने साथ ले जाना है, लेकिन तभी एमिली की नजर घर की खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के पीछे वही बूढ़ी औरत नजर आती है जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर एमिली के हाथ में उस बॉक्स पर पड़ती है वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस औरत का डरा हुआ चेहरा देखकर एमिली खुद भी घबरा जाती है और तुरंत भागकर कार में जाकर बैठ जाती है। फिर घर पहुंचने के बाद एमिली अपने डैड के साथ मिलकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स किसी भी तरह नहीं खुलता। तब क्लाइड मुस्कुराते हुए एमिली से कहता है कि जिस इंसान ने ये बॉक्स बनाया होगा शायद उसने जानबूझकर इसे इस तरह डिजाइन किया है ताकि कोई इसे आसानी से खोल ही ना सके। लेकिन उसी वक्त क्लाइड के फोन पर एक जरूरी कॉल आ जाती है और वो बात करने में बिजी हो जाता है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर एमिली चुपचाप उस रहस्यमयी लकड़ी के बॉक्स को उठाकर अपने रूम में ले जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने कमरे में सिर्फ एक पुराना बॉक्स नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत को जगह दे दी थी जो आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात जब घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी एमिली को उस लकड़ी के बॉक्स में से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। जैसे ही एमिली उस बॉक्स के करीब जाती है वो बॉक्स बिना किसी चाबी के अपने आप खुल जाता है। बॉक्स के अंदर बहुत सी अजीब और रहस्यमयी चीजें रखी हुई थी। कुछ पत्थर से बनी छोटी छोटी जानवरों की मूर्तियां थी और मरी हुई मॉथ्स रखी हुई थी और उन्हीं के बीच एमिली को एक पुरानी सी रिंग भी मिलती है। बिना कुछ सोचे वो उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेती है और उसी के बाद सो जाती है। अगली सुबह हैना म्यूजिक चलाकर डांस कर रही होती है, लेकिन एमिली एक कोने में चुपचाप बैठी सिर्फ उसे देख रही होती है। ये देखकर हैना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है। तब एमिली धीमी आवाज में कहती है उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके साथ कुछ अजीब हो रहा हो। हैना को लगता है कि शायद मॉम और डैड के डिवोर्स की वजह से एमिली परेशान है, इसीलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। कुछ देर बाद तीनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब रात को वापस घर लौटते हैं तो घर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा किचन बिखरा हुआ था, खाने का सामान जमीन पर गिरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर किसी ने जमकर तोड़ फोड़ की हो। क्लाइड तुरंत आगे बढ़कर पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं मिलता। आखिर में वो दोनों बेटियों को तसल्ली देते हुए कहता है कि शायद कोई रकून खिड़की से घर के अंदर आ गया होगा, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। उसी रात एमिली एक बार फिर उस बॉक्स के सामने जाकर बैठ जाती है और हैरानी की बात यह थी कि पूरी रात बीत जाती है लेकिन एमिली अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। अगली सुबह क्लाइड ब्रेकफास्ट के लिए बार बार एमिली को आवाज लगाता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। परेशान होकर वो उसके रूम में जाता है और जो मंजर वो देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। एमिली बॉक्स खोलकर उसके सामने बैठी थी। बॉक्स के अंदर लगे छोटे से मिरर में उसका चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था जैसे किसी बुरी ताकत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। क्लाइड डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही एमिली पलटकर उसकी तरफ देखती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर क्लाइड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। नीचे तीनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। हैना किसी बात को लेकर एक्साइटेड होकर बोल रही होती है, लेकिन एमिली एक शब्द भी नहीं बोलती। वो सिर्फ बहुत ही तेजी से लगभग किसी जंगली जानवर की तरह अपना खाना खाने लगती है। क्लाइड उसे आराम से खाने के लिए कहता है, लेकिन एमिली उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तब क्लाइड जोर से उसका नाम चिल्लाता है और अगले ही पल एमिली अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोर्क सीधा क्लाइड के हाथ में घुसा देती है। ये देखकर हैना और क्लाइड दोनों हैरान रह जाते हैं। क्लाइड दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तब जाकर एमिली को होश आता है। वो तुरंत रोने लगती है जैसे इतनी देर से उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि कोई और उसके जरिए ये सब करवा रहा था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने साबित कर दिया कि एमिली के अंदर कुछ बहुत ही बुरा घुस चुका था। जैसे ही एमिली सो जाती है वो लकड़ी का बॉक्स एक बार फिर अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा मॉथ धीरे धीरे बाहर निकल आता है। अगली सुबह हैना बाथरूम में ब्रश कर रही होती है, तभी अचानक न जाने कहां से सैकड़ों मॉथ बाथरूम के अंदर उड़ने लगते हैं। ये देखकर हैना बुरी तरह डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर क्लाइड तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी हैना की नजर एमिली के रूम के बाहर पड़ती है। दरवाजे के पास भी बहुत सारे मॉथ मंडरा रहे थे। क्लाइड धीरे से रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर का मंजर देखकर दोनों के
होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा हजारों मौत से भरा हुआ था, हर तरफ सिर्फ वही कीड़े उड़ रहे थे और उन सब के बीच एमिली अपने बेड पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। क्लाइड उसे बार बार आवाज देता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। घबराकर क्लाइड तुरंत उसके पास जाता है और उस कमरे से बाहर ले आता है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एमिली के साथ हो क्या रहा है। खैर, क्लाइड दोनों बेटियों को उनकी माँ स्टेफनी के घर छोड़ने पहुंचता है। वहाँ ब्रेट भी मौजूद था। क्लाइड वहाँ से निकलने लगता है लेकिन जाते जाते वो स्टेफनी से पूछता है कि क्या उसने एमिली को नोटिस किया, क्योंकि वो कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही थी। स्टेफनी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्लाइड के मन में शक बढ़ता ही जा रहा था। उसी रात वो एमिली को फोन करता है लेकिन एमिली उससे सिर्फ एक ही बात बार बार पूछती है कि उसका बॉक्स ठीक है ना, और कहती है कि प्लीज उस बॉक्स को मत खोलना। क्लाइड हैरान होकर उससे पूछता है कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या है, लेकिन एमिली सिर्फ इतना ही कहती है वो मेरा बॉक्स है, उसे मत खोलना। अब क्लाइड को यकीन हो जाता है कि उस बॉक्स में जरूर कोई राज छुपा है, इसलिए घर पहुंचते ही वो बॉक्स खोलकर देखने का फैसला करता है। बॉक्स के अंदर उसे वही अजीब पत्थर की मूर्तियां और मरे हुए मॉथ्स मिलते हैं जो एमिली ने भी देखे थे। लेकिन इसी दौरान स्टेफनी के घर पर एमिली की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वो वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी होती है। उसे बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन जब वो वॉमिट करने की कोशिश करती है तो कुछ भी बाहर नहीं आता। परेशान होकर वो टॉर्च की रोशनी अपने मुंह के अंदर डालकर देखने लगती है और अगले ही पल उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसे अपने ही गले के अंदर किसी इंसान की उंगलियां हिलती हुई नजर आती हैं। ये देखकर एमिली बुरी तरह घबरा जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके शरीर के अंदर आखिर पल क्या रहा है। अब एमिली उस शैतानी बॉक्स को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती थी। वो जहां भी जाती उस बॉक्स को अपने साथ लेकर ही जाती, यहाँ तक कि अब वो उसे स्कूल भी ले जाने लगी थी। एक दिन क्लास के दौरान उसका एक क्लासमेट चुपके से एमिली का बैग उठा लेता है। उसे जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे एमिली किसी को छूने तक नहीं देती। लेकिन जैसे ही एमिली की नजर उस लड़के पर पड़ती है वो अचानक बुरी तरह गुस्से में आ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बिना कुछ सोचे उस लड़के पर टूट पड़ती है। एमिली उसे इतनी बेरहमी से पीटने लगती है कि देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ही ताकत आ चुकी हो। ये एमिली नहीं थी बल्कि कोई और उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। इस घटना के बाद स्कूल मैनेजमेंट तुरंत क्लाइड और स्टेफनी को स्कूल बुला लेता है। एमिली की टीचर उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों से एमिली का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका है। वो ना अपने फ्रेंड से बात करती है, ना क्लास में ध्यान देती है और उसके असाइनमेंट्स भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। टीचर साफ शब्दों में कहती है कि आज जो हुआ वो सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक वायलेंट अटैक था। इसलिए वो क्लाइड और स्टेफनी को सलाह देती है कि कुछ दिनों के लिए एमिली को उस लकड़ी के बॉक्स से दूर रखा जाए। फिलहाल टीचर वो बॉक्स स्टाफ रूम में रख देती है, लेकिन उसी दिन क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर स्टाफ रूम में अकेली बैठी होती है तब उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। क्यूरियोसिटी में वो भी बॉक्स खोलने की कोशिश करती है लेकिन बॉक्स नहीं खुलता और अगले ही पल टीचर की आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। वो दर्द से चीखने लगती है। पूरे रूम में अचानक तेज हवा चलने लगती है और फिर एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उछाल उछाल कर बिल्कुल उसी तरह जमीन पर पटकने लगती है जैसे फिल्म की शुरुआत में उस बूढ़ी औरत के साथ हुआ था। कुछ ही पलों में टीचर की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह क्लाइड और एमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब क्लाइड एमिली से कहता है, तुम्हें पता है आज स्कूल की छुट्टी क्यों है? क्योंकि तुम्हारी टीचर की डेथ हो गई। लेकिन एमिली के चेहरे पर जरा सा भी दुख या हैरानी नहीं दिखाई देती। वो सिर्फ एक ही बात पूछती है कि उसका बॉक्स अभी भी स्कूल में ही है ना, आप उसे वापस ले आओ। एमिली के मुंह से बार बार सिर्फ उस बॉक्स की बात सुनकर क्लाइड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एमिली से पूछता है आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है और वो रोज इसके सामने बैठकर किससे बात करती रहती है। एमिली बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देती है कि वो बॉक्स से नहीं बल्कि वो अपने उस दोस्त से बात करती है जो बॉक्स के अंदर रहती है। ये सुनकर क्लाइड एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो फिर पूछता है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे क्या बात करती है? एमिली मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने कहा है एमिली बहुत स्पेशल है। अब क्लाइड के चेहरे पर साफ डर नजर आता है। वो मजाक में ही सही एमिली से कहता है क्या वो भी उस फ्रेंड से मिल सकता है, लेकिन एमिली का जवाब उसे और भी डरा देता है। वो कहती है नहीं, उसे कोई नहीं देख सकता, यहाँ तक कि एमिली खुद भी नहीं। ये बात सुनकर क्लाइड के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसे अब यकीन होने लगता है कि एमिली के साथ वाकई कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ देर बाद क्लाइड स्कूल जाकर वो बॉक्स वापस ले आता है, लेकिन इस बार वो एक फैसला करता है। वो उस बॉक्स को शहर से काफी दूर ले जाकर फेंक देता है ताकि एमिली दोबारा कभी उस तक न पहुंच सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉक्स सिर्फ एमिली के पास नहीं था बल्कि एमिली उस बॉक्स के कब्जे में आ चुकी थी। रात को जैसे ही क्लाइड घर लौटता है एमिली सीधा उसके पास आकर सिर्फ एक ही सवाल पूछती है और कहती है कि उसका बॉक्स कहाँ है। क्लाइड हैरान रह जाता है। उसने तो किसी को नहीं बताया था कि उसने बॉक्स फेंक दिया है, फिर एमिली को कैसे पता चल गया? लेकिन एमिली बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है और कहती है कि उसका बॉक्स कहाँ है। तभी हैना भी आवाज सुनकर वहां आ जाती है और चुपचाप सब देखने लगती है और अचानक एमिली खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। साथ ही वो चिल्लाने लगती है, डैड आप मुझे क्यों मार रहे हो? जबकि क्लाइड ने उसे छुआ तक नहीं था। ये सब देखकर हैना को भी लगता है कि शायद क्लाइड ने ही एमिली को मारा है। इसी बीच में एमिली अचानक घर से बाहर भाग जाती है। वो बिना रुके सीधा उसी दिशा में दौड़ रही थी जहां क्लाइड ने वो बॉक्स फेंका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। क्लाइड भी तुरंत उसके पीछे भागता है। कुछ देर बाद एमिली उस जगह पहुंच जाती है जहां वो बॉक्स पड़ा था। तभी अचानक कोई अनजान औरत की आवाज उसे सुनाई देने लगती है। हैरानी की बात ये थी कि वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा था। वो आवाज किसी अनजान भाषा में एमिली से बात कर रही थी और एमिली भी उसी भाषा में उसे जवाब देने लगती है। अगले ही पल एमिली अपना मुंह पूरी तरह खोल देती है और आसपास उड़ रहे बहुत सारे मॉथ्स एक एक करके उसके मुंह के अंदर घुसने लगते हैं। ये सब इतना खौफनाक था कि क्लाइड कुछ पल के लिए बिल्कुल जम सा जाता है। कुछ ही देर में एमिली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तब क्लाइड भागकर उसके पास पहुंचता है और उसे उठाता है और तुरंत घर लेकर आ जाता है। उधर हैना घबराकर अपनी मां स्टेफनी को भी बुला लेती है और जब क्लाइड एमिली को लेकर घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर पुलिस भी खड़ी हुई है। अब बात सिर्फ एक अजीब बॉक्स की नहीं रही थी बल्कि धीरे धीरे एक ऐसी शैतानी ताकत सामने आ रही थी जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। घर पहुंचते ही हैना अपनी मॉम स्टेफनी को बताती है कि क्लाइड ने एमिली को थप्पड़ मारा था और इसी वजह से एमिली घर से भाग गई थी। हैना ने जो देखा था उसके हिसाब से उसे पूरा यकीन था कि गलती क्लाइड की ही थी। अगले ही दिन कोर्ट में भी इसी बात को लेकर फैसला सुना दिया जाता है कि अब से हैना और एमिली वीकेंड्स पर भी क्लाइड के पास नहीं जाएगी। ये फैसला सुनकर क्लाइड पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि ये सब उस लकड़ी के बॉक्स की वजह से ही हो रहा है। वो बॉक्स सिर्फ एमिली की जिंदगी
जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा था। इसी बीच ब्रेट स्टेफनी के साथ ही रहता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद ब्रेट कार में से सामान निकालने जाता है, तब उसकी नजर एमिली पर पड़ती है। एमिली चुपचाप कार के पास खड़ी थी और उसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था। ब्रेट उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, लेकिन एमिली कोई जवाब नहीं देती। ब्रेट उसका हाथ खोल कर देखता है तो उसमें एक छोटी और अजीब सी चीज रखी होती है। वो हैरानी से पूछता है ये तुम्हें कहां से मिली, और ब्रेट उसे देखने में बिजी हो जाता है। तभी एमिली की आंखें धीरे धीरे पूरी सफेद होने लगती हैं। उसका चेहरा टेढ़ा होने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसके गालों के अंदर कुछ रेंग रहा हो। एमिली को अचानक उल्टी आने लगती है। उसके गालों के अंदर मॉथ्स हिलते हुए साफ नजर आ रहे थे। ब्रेट फिर से उससे पूछता है कि ये उसे कहां से मिला, लेकिन अगले ही पल एमिली बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सिर्फ धीरे से ब्रेट से कहती है यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। ब्रेट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एमिली के चेहरे का डर देखकर वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब क्लाइड ने फैसला कर लिया था कि उसे उस बॉक्स का सच जानना ही होगा, इसीलिए वो उस लकड़ी के बॉक्स को लेकर एक प्रोफेसर के पास पहुंचता है। प्रोफेसर उस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। वो उस पर बनी हिब्रू लैंग्वेज की कार्विंग्स को हाथ से महसूस करते हैं और कुछ पल चुप रहने के बाद सीरियस होकर कहते हैं कि ये कोई आम पुराना बॉक्स नहीं है, ये एक डिबुक बॉक्स है। ये नाम सुनकर क्लाइड को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत पूछता है डिबुक ये क्या होता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ज्यूइश फोल्कलोर के मुताबिक डिबुक एक श्रापित और भटकती हुई शैतानी आत्मा होती है, एक ऐसी डीमन जो किसी जिंदा इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। ये सुनकर क्लाइड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर पूछता है मैं इस बॉक्स को तोड़ दूं या फेंक दूं तो सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर तुरंत उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कभी भी ऐसी गलती मत करना, ये बॉक्स उस शैतानी रूह को बंद रखने के लिए ही बनाया गया था। अगर ये बॉक्स टूट गया तो उस रूह को रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर क्लाइड को सलाह देते हैं कि अगर वो सच में अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे किसी ऐसे रैबाई को ढूंढना होगा जो ज्यूइश रिचुअल्स और डिबुक के बारे में जानता हो। अब क्लाइड को समझ आ जाता है कि एमिली जिस फ्रेंड की बात करती रहती थी वो कोई इमेजिनरी दोस्त नहीं बल्कि एक असली डीमन था। घर लौटकर क्लाइड कंप्यूटर पर डिबुक और एक्सॉर्सिज्म के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। रिसर्च के बाद वो एक रिलीजियस प्रेयर बुक लेकर एमिली के रूम में पहुंचता है। एमिली उस वक्त बेड पर सो रही होती है, लेकिन उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर की शैतानी ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। क्लाइड डरते हुए उसके बेड के पास खड़ा होता है और हिम्मत करके वो प्रेयर बुक खोलता है और उसमें लिखी प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो पहली लाइन पढ़ता है पूरे रूम का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, रूम में किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होने लगती है। ये देखकर क्लाइड बुरी तरह घबरा जाता है। वो एमिली की तरफ देखकर चिल्लाता है तुम्हें क्या चाहिए, मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन एमिली को छोड़ दो। एमिली बिना पलक झपकाए बस क्लाइड को घूरती रहती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, बस उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। तभी स्टेफनी रूम में आ जाती है और क्लाइड को बाहर ले जाती है। अब क्लाइड को समझ आ चुका था कि वो ये लड़ाई अकेला नहीं जीत सकता, इसीलिए वो रेबाई के बेटे ज़ाडोक से मिलने जाता है। ज़ाडोक उसे अपने फादर रेबाई के पास लेकर जाता है, जहाँ एक हॉल में कई लोग पहले से मौजूद थे। जैसे ही क्लाइड सबके सामने डिबुक बॉक्स रखता है वहाँ मौजूद हर इंसान डर जाता है। रेबाई तुरंत क्लाइड से पूछते हैं ये बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला और कहीं तुमने इसे खोला तो नहीं। क्लाइड सारी बात सच सच बता देता है। वो कहता है कि उसकी बेटी एमिली ने ये बॉक्स एक गराज सेल से लिया था और उसने ही इसे खोल दिया। क्लाइड रेबाई से पूछता है मेरी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। रब्बी गहरी सांस लेकर बताते हैं डिबुक हमेशा किसी मासूम और प्योर सोल की तलाश में रहती है। सबसे पहले वो अपनी आवाजों से उस इंसान को अपनी तरफ खींचता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं और फिर एक वक्त आता है जब वो उस इंसान को अपना परमानेंट होस्ट बना लेता है। रेबाई बताते हैं कि डिबुक बॉक्स इसीलिए बनाया गया था ताकि उस शैतानी रूह को किसी होस्ट से निकालकर दोबारा उस बॉक्स के अंदर कैद किया जा सके, लेकिन अगर वक्त रहते उसे रोका ना जाए तो वो रूह अपने होस्ट के साथ हमेशा के लिए एक हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस इंसान की पूरी जिंदगी और उसकी ताकत चूस लेती है। जब तक उसके अंदर कुछ भी बाकी ना बचे उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। उस शैतानी रूह की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, एक जिंदा इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए अपनी बना लेना। ये सब सुनकर क्लाइड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूट चुका था। वो रेबाई से हाथ जोड़कर कहता है वो मेरी बेटी की जिंदगी ले रहा है, मैं उसे कैसे बचाऊं। रेबाई जवाब देते हैं कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस डीमन का असली नाम बार बार पुकारना होगा और उसे हुक्म देना होगा कि वो दोबारा उसी बॉक्स के अंदर लौट जाए। लेकिन क्लाइड कहता है मुझे उसका नाम ही नहीं पता, मेरे पास सिर्फ ये बॉक्स है, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो कहता है मैंने एक्सॉर्सिज्म देखा है, मुझे पता है ये कितना खतरनाक होता है, लेकिन मेरी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपनी एमिली नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है जैसे कोई और चीज मुझे वापस देख रही हो, लेकिन मुझे पता है मेरी एमिली अभी भी उसके अंदर कहीं जिंदा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्लाइड की बातें सुनकर रेबाई शांत रहते हैं। क्लाइड रेबाई की बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। आंखों में आंसू लेकर वो गुस्से से कहता है उस जगह आपका अपना बेटा होता तो क्या आप उसे भी ऐसे ही मरने देते। इतना कहकर क्लाइड वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी रेबाई का बेटा ज़ाडोक उसके पीछे आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है मैं आपकी मदद करूंगा, हम मिलकर एमिली को वापस लेकर आएंगे। खैर दूसरी तरफ स्टेफनी घर पर अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक उसे किचन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत किचन की तरफ जाती है। वो देखती है कि एमिली फ्रीजर खोलकर उसमें रखा कच्चा मीट किसी जंगली जानवर की तरह खा रही थी। हैरानी की बात ये थी कि एमिली ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नॉन वेज को हाथ तक नहीं लगाया था। अब साफ दिख रहा था कि उसके शरीर पर उस डीमन का पूरा कब्जा हो चुका था। स्टेफनी डरते हुए एमिली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली बार बार सिर्फ एक ही बात कहे जा रही थी, मैं एमिली नहीं हूँ, मैं एमिली नहीं हूँ। फिर अचानक वो किचन का सामान उठाकर स्टेफनी की तरफ फेंकने लगती है और देखते ही देखते एमिली गायब हो जाती है। स्टेफनी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। तभी अचानक एमिली पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन स्टेफनी अपनी बेटी को जोर से गले लगा लेती है और किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश करती है। बाद में स्टेफनी ये सारी बात ब्रेट को बताती है। ब्रेट उसे कहता है कि उसका एक दोस्त है जो मेंटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है। वो कहता है कि कल एमिली को उसके पास लेकर चलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह ब्रेट अपनी कार साफ कर रहा होता है। तभी एमिली धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। ब्रेट उससे पूछता है एमिली क्या तुम ठीक हो, लेकिन अगले ही पल ब्रेट के मुंह से अचानक खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और उसी वक्त एमिली भी वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है।
स्टेफनी और हैना तुरंत एम्बुलेंस बुलाती हैं, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही हैना एक और खौफनाक चीज देखती है। एमिली के मुंह में से एक मौत उड़ता हुआ बाहर निकलता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स एमिली के कई टेस्ट्स करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। स्कैन में ऐसा लग रहा था जैसे एमिली के शरीर के अंदर कोई और भी मौजूद हो। उसमें किसी औरत का मुंह दिखाई दे रहा था। ये देखकर स्टेफनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो भी मान चुकी थी कि एमिली सिर्फ बीमार नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। तभी हॉस्पिटल में क्लाइड और ज़ाडोक भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने डिबुक बॉक्स के अंदर लगे मिरर को तोड़कर उस डीमन का असली नाम पता कर लिया था। उस शैतानी रूह का नाम था एबिजू। एमिली की हालत देखकर ज़ाडोक तुरंत कहता है, अब हमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर अभी एक्सॉर्सिज्म शुरू नहीं किया तो यह डेमन एमिली को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके बाद सब लोग एमिली को अस्पताल के सबसे ऊपर वाले सुनसान फ्लोर पर लेकर जाते हैं। उसे एक बेड पर लिटा दिया जाता है। क्लाइड, स्टेफनी और हन्ना मिलकर एमिली को कसकर पकड़े रखते हैं और ज़ाडोक एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। वह जोर जोर से प्रार्थनाएं पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही रिचुअल शुरू होता है एमिली का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और उसके मुंह से किसी औरत की डरावनी आवाज निकलने लगती है। पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगती है और अचानक एमिली के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वह एक ही झटके में सबको दूर फेंक देती है। अगला निशाना ज़ाडोक होता है। एमिली उसका गला पकड़ लेती है। सब लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमिली उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वह अस्पताल के एक अंधेरे कमरे में जाकर छिप जाती है। क्लाइड बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागता है। तभी ज़ाडोक जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, एमिली अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन क्लाइड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अंदर जाकर क्लाइड देखता है कि कमरे में कई लाशें पड़ी हुई हैं और अंधेरे में एमिली की आवाज गूंज रही होती है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, डैड यू स्केयर्ड मी, आपने मुझे डरा दिया। अगले ही पल एमिली अचानक गायब हो जाती है और पीछे से क्लाइड पर हमला कर देती है। क्लाइड पूरी ताकत से चिल्लाता है, उस मासूम को छोड़ दो, उसकी जगह मेरा शरीर ले लो, मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। जैसे ही क्लाइड ये बात कहता है एमिली अचानक शांत हो जाती है। उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वो होश में आकर जोर से क्लाइड को गले लगा लेती है। इतने में स्टेफनी, हन्ना और ज़ाडोक भी वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग एमिली को ठीक देखकर खुश हो जाते हैं। उसी वक्त एमिली की उंगली में पहनी हुई वो रिंग भी अपने आप निकलकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन ज़ाडोक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो कहता है, नहीं, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। डीमन गया कहां? और वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। तभी अचानक क्लाइड का हाथ उल्टा मुड़ जाता है। पूरे रूम में तूफानी हवा चलने लगती है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और कोई अदृश्य ताकत उसे दीवार की तरफ खींच लेती है। अब सबको समझ आ जाता है, डीमन एमिली को छोड़कर क्लाइड के अंदर चला गया है। ज़ाडोक बिना रुके लगातार प्रेयर्स पढ़ते हुए उसका नाम पुकारता रहता है। अगले ही पल क्लाइड के मुंह में से एक भयानक काला हाथ बाहर निकलता है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सब लोग डर से कांप उठते हैं। हजारों मॉथ्स हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ाडोक अपनी प्रेयर्स रोकता नहीं। उसकी प्रेयर्स की ताकत से धीरे धीरे वो डीमन क्लाइड के शरीर से बाहर निकलने लगता है। वो तड़पता हुआ हवा में खिंचता चला जाता है और सीधा उस डिबुक बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो पूरी तरह बॉक्स के अंदर चला जाता है, बॉक्स अपने आप जोर से बंद हो जाता है और इसी के साथ एक्सॉर्सिज्म सफल हो जाता है। आखिरकार एमिली और उसका पूरा परिवार उस शैतानी ताकत से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। सब लोग ज़ाडोक का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ समय बाद सब घर लौट आते हैं। काफी दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। स्टेफनी और क्लाइड के बीच के रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ ज़ाडोक उस डिबुक बॉक्स को एक सुरक्षित जगह ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक बड़े ट्रक से उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से वो लकड़ी का बॉक्स गाड़ी से उछलकर सीधा रोड पर जा गिरता है। अब सवाल ये था, क्या वो बॉक्स दोबारा किसी सुरक्षित जगह पहुंच पाएगा या फिर एक बार फिर किसी मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद करेगा? इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।